कभी सर आइए। बैठिए गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री था, यस सर। ऑनर्स था। यस सर। अच्छा अच्छा। और आपने यहाँ क्या रखा है बीपीएससी में? सर बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सोशोलॉजी है। यस सर। ऐसा क्या होगा? हिस्ट्री तो अच्छा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री छोड़ दिया आपने? सर सोशियोलॉजी सर मुझे लगता है कि सर सोशियोलॉजी में सोशोलॉजी पढ़ा था पहले? सर ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में मैंने 6 महीने सोशियोलॉजी का अध्ययन किया था। ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में? क्यों सर वहाँ था क्या? सर मैं सर ग्रेजुएशन इग्नू यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया और उसमें जो सेमेस्टर वाइज हम लोगों का कोर्सेज डिजाइन होता है तो उसमें जो लास्ट सेमेस्टर में होते हैं तो उसमें हम लोगों को अलग अलग अपना सब्जेक्ट का स्ट्रीम चेंज करना होता है। तो लास्ट सेमेस्टर में मैंने इसे अपना सोशियोलॉजी तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। अच्छा। सोशोलॉजी को शुरू में कहा जाता था सोशल फिजिक्स। किन्होंने ऐसा कहा? किसने ऐसा कहा? सोशोलॉजी शुरू कहाँ से होता है? किस विद्वान ने? सर सोशियोलॉजी के जनक तो अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में मुझे सर जानकारी नहीं है सर। तो सोशल फिजिक्स क्यों ऐसा कहा? सोशल केमिस्ट्री क्यों नहीं कहा गया? सोशल मैथमेटिक्स क्यों नहीं कहा? कुछ कह सकते हैं इसके बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जो मोबिलिटी होती है बेसिकली, जैसे कि अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी में जो अपग्रेडेशन होती है, इस तरह की जो मोबिलिटी अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड होती है तो इससे कुछ इसका कोरिलेशन हो सकता है। इसका फिजिक्स से क्या मतलब है? सॉरी सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सोशल डायनेमिक्स से क्या समझते हैं आप? सोशल डायनेमिक्स सर सोशल डायनेमिक्स मूवमेंट ऑफ कास्ट और कम्युनिटी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज कॉल्ड सोशल डायनेमिक्स। सोशल चेंज कैसे होता है? सर सोशल चेंज क्या क्या फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं सोशल चेंज को? सर सोशल चेंज बेसिकली सोसाइटी में इकोनॉमिक के बेसिस पे या फिर अपग्रेडेशन के बेसिस पे होता है, जैसे कि सोशल मोबिलिटी हो या फिर वेस्टर्नाइजेशन या फिर मॉडर्नाइजेशन के कारण से सोशल चेंज आती है सोसाइटी में। जैसे मान लिया कि कोई समाज है, उसका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इंडियो कोर्स 10 साल 20 साल के बाद बहुत ज़्यादा हो गया पेपर, तो क्या उसको आप सोशल चेंज कहिएगा? सर डेफिनेटली ये एक सोशल चेंज है, क्योंकि इसमें समाज की मोबिलिटी दिखती है, क्योंकि जो बेसिकली लोअर स्ट्रेटा पे थे वो अपर स्ट्रेटा पे आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कंसेप्ट ऐसा नहीं होना रखना चाहिए। ये इकोनॉमिक चेंज हुआ, सोशल चेंज नहीं है। ओके सर। सोसाइटी में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं और चेंज कैसा होना चाहिए? सर चेंजेस सर वेरियस तरह की हो सकती है, जैसे कि सोशल लेवल पे या फिर पॉलिटिकल लेवल पे या फिर इकोनॉमिक लेवल पे। जैसे पहले कभी जैसे विधवा विवाह नहीं था, अब विधवा विवाह आ गया, ये सोशल चेंज हुआ कि नहीं? यस सर, ये सोशल चेंज हुआ। ये सोशल चेंज हुआ यस है ना। सोसाइटी को यही ना, आप लोग सोसाइटी समझते नहीं ना है। सोसाइटी में जो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में रिलेशंस होते हैं वही सोसाइटी है। उसमें क्या चेंज हुआ कि पहले बाप बेटा में क्या संबंध था, आज बाप बेटा में क्या संबंध है, कैसे चेंज कर गया, वही सोशल चेंज है। ओके सर, मैं इसे देख लूँगा। समझ रहे हैं? जाकर कोई गरीब से अमीर हो गया, ये सोशल चेंज नहीं है। अनपढ़ से साक्षरता दर बढ़ गई, ये सोशल चेंज नहीं है। समझते हैं ना बात को? तो मैटर को ठीक से समझा कीजिए। ओके सर, मैं जाके ठीक है, चलिए बात कीजिए। पैट्रिलिनियल क्रॉस कजिन मैरिज क्या होता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर रहा। नहीं समझे। क्रॉस कजन मैरिज समझते हैं? विवाह में क्रॉस कजन मैरिज होता है, आप यस सर। जानते हैं क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर जैसे कुछ कम्युनिटीज़ में एक मतलब दो फैमिलीज़ के बीच में जो मैरिज होता है तो कज़न के बीच में होना उसे क्रॉस कज़न मैरिज कहते हैं। अच्छा, ओके। यह बताइए हमको कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सोशल इंजीनियरिंग यस सर। सामाजिक अभियंत्रण, इस टर्म आपने सुना है? नो सर। सोशल इंजीनियरिंग नहीं सुना है? ओके, चलिए ये बताइए कि आप कहाँ से आते हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? सर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सिवान यहाँ है। सिवान है? यस सर। अच्छा, सिवान में कोई जीआई टैग है किसी चीज़ का? सिवान का मतलब उस बेल्ट में, मेरा कहने का चंपारण बेल्ट में बताइए, चंपारण बेल्ट का कोई ऐसा प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है? सर मिथिला क्षेत्र में मिला है सर, मिथिला मखाना को, लेकिन मैं उधर सिवान सेक्टर के बेल्ट का अभी ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन मिथिला मखाना को मिला हुआ है। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। आप ये बताएं कि सोशियोलॉजी और सोशल फिलॉसफी में क्या फ़र्क है?
सोशियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं और सोशल फिलॉसफी में क्या स्टडी करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हैं ये सारे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताएं सर। सोशियोलॉजी में बेसिकली हम लोग सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें घटनाएं घट रही होती हैं उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और उसके तहत जो भी चेंजेस होते हैं उन सभी चीज़ों को देखते हैं। ठीक। और सोशल साइकोलॉजी में सर हम लोग सोशल फिलॉसफी में सर हम लोग बेसिकली समाज के अंदर उन सभी डायनेमिक्स को देखते हैं, जैसे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या फिर उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, उसके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको पॉसिबिलिटीज़ का जब स्टडी करते हैं, उसके न्यू प्रॉस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं, क्या होना चाहिए, तो फिलॉसफी हो जाएगा। क्या है वो, क्या एग्जिस्टिंग क्या है, उसका जब साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो सोशियोलॉजी होगा। क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, जब इसका स्टडी करेंगे तो उसी प्रॉब्लम का हम फिलोसफाइजेशन कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोशल फिलॉसफी। दैट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, राइट? ओके सर। अच्छा, एक बात बताएं हमको, बिहार में कितने धर्मों का विकास हुआ है बिहार से? सर बिहार में ओरिजिन, आई वांट टू नो अबाउट ओरिजिन ऑफ द रिलीजन। सर बिहार में बेसिकली दो तरह के धर्मों का विकास हुआ है, पहला बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। अच्छा, हिंदू धर्म का विकास कहाँ से हुआ है? सर हिंदू धर्म बेसिकली एक सनातन धर्म है, जो कि इसका ऐसे मतलब कि मान्यता है कि मैंने जन्म नहीं कहा, मैंने कहा विकास, माइंड इट, मैंने जन्म नहीं पूछा। जैन धर्म बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है, मैं बोल रहा हूँ विकास। सो विकास इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी। बोलिए सर। जो हिंदू धर्म है ये एक सनातन धर्म है और ऐसी मान्यता है कि ये लाखों वर्ष पुरानी है और इसका जो कंसेप्ट है वो आर्यन सभ्यता से आती है। सनातन का क्या अर्थ होता है? सर सनातन धर्म हिंदू धर्म की एक ओरिजिन कह सकते हैं, जो कि बेसिकली व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द कॉनोटेशन ऑफ सनातन? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जब आप किसी चीज को कहते हैं यह सनातन है, तो सनातन शब्द का क्या भाव है, क्या अर्थ है? सर सनातन का अर्थ होता है कि हिंदू धर्म की जो बातें होती हैं, हिंदू कहाँ से लिया है भैया? मैं शब्द की व्याख्या आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप किसी शब्द चीज के बारे में कहते हैं यह सनातन है, तो आपके दिमाग में कौन सा भाव, कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? शब्द का मीनिंग बताने दीजिए, धर्म मत छोड़िए ना, हिंदू को मान लीजिए क्रिश्चियन है, सनातन है, क्या फर्क बताइए? सॉरी सर, मैं अभी हो जाएगा इस तरह से। नहीं, जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमको उसका एग्जैक्ट कॉनोटेशन क्या है, उसका भावार्थ क्या है, हमको तो जानना चाहिए ना। अगर हम शब्दों का भावार्थ नहीं जानेंगे तो क्या कंसेप्ट, दिक्कत क्या होगी कि हम मिसकोट करेंगे, उस शब्द को हम गलत जगह मिसफायर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड मिसफायरिंग, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर ये केयरफुल होने की जरूरत है। आप हमको तीसरा बात ये बताएं कि इतिहास आपका विषय है ग्रेजुएशन का, बिहार तो इतिहास के मामले में बहुत रिच है, और आपका घर सिवान है। सिवान क्या वज्जी गणतंत्र में आता था क्या? यस सर, सिवान वज्जी संघ के अंतर्गत ही आता। तो वज्जी संघ में कितने कुल थे? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आर पार बोलिए, कितने कुल थे? उसमें से किसी का नाम और बता सकते हैं आप? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, कौशल जनपद और श्रावस्ती, ये सभी वज्जी के अंतर्गत ही आते हैं। कौशल कहाँ है, श्रावस्ती कहाँ है, वज्जी कुल कहाँ है? विदेह राज्य की सीमा क्या है बताएं? विदेह था ना पहले? यस सर। तो विदेह की सीमा बताइए। सॉरी सर, नहीं जानते हैं? नहीं सर। ओके, बिहार के किसी बड़े महान दार्शनिक का नाम बता सकते जो बिहार के थे, बहुत महान विचारक? सर एक राहुल संकृतायन थे, जो कि सारण प्रमंडल के रहने वाले थे, वो एक दार्शनिक और कवि थे। आपका घर भोजपुरी बेल्ट में पड़ता है ना? यस सर। तो भोजपुरी में दो महान भोजपुरी के कवि का नाम बताएं। सर एक भिखारी ठाकुर करके हैं। भिखारी ठाकुर, और दूसरे? मैं अभी एक ही याद कर रहा हूँ सर। अच्छा, भिखारी ठाकुर की क्या विशिष्टता थी, क्यों उतना महत्व उनको मिला समाज में? सर वो एक भोजपुरी कवि थे और उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जो कि समाज के सोशल इश्यूज को मतलब कि ग्लोरीफाई करती है, उन चीज़ों को। सोशल इश्यूज को रेज किया। सोशल इश्यूज को ग्लोरीफाई नहीं करता, उसको चैंपियन करते हैं, उसको हम उठाते हैं, रेज करते हैं, है ना? रेज्ड, प्रॉब्लम शुड बी रेज्ड। ग्लोरिफिकेशन इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड। प्रॉब्लम इसलिए रेज किया जाता है ताकि उसका सॉल्यूशन, समाज उसके प्रति अवेयर हो, उसका सॉल्यूशन ढूंढे, और तो कोई मतलब है नहीं। इतिहास से आपको शिक्षा क्या मिलती है ये बताया? व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ टीचिंग और लर्निंग हिस्ट्री? सर जॉर्ज संताना के शब्दों में कहें तो इतिहास जिसने अपने इतिहास को भुला दिया उसे दोहराने का दंड दिया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका?
सर जैसे कि अगर अभी कभी हम लोग किसी भी हिस्ट्री में जो भी हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, अगर उन सभी चीज़ों से अगर हम कोई लोग सीख नहीं लेते हैं, कुछ सीख नहीं लेते हैं, तो सेम चीज़ें रिपीट होती है आने वाले सालों में। जैसे कि सर अगर कहीं पे भी वार की सिचुएशंस हो रही हो, तो उससे अगर हम लोग पिछले वार के क्या कारण था और उसके लिए कौन जिम्मेदार था और कारण और इसका कैसे निष्पादन हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जब तक पूरे तरीके से जानते नहीं हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम इस तरह की झगड़ा या फिर क्लैशेस होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। बहुत अच्छा सर, प्लीज कंटिन्यू। आप इंडियन रेलवे में है ना? यस सर। आप बता सकते हैं कि भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ? सर भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चला। आपको पता, आप इतिहास के छात्र हैं, फिर आप ऐसे कैसे बता रहे हैं? भारत में रेलवे का विकास इसके पहले हो चुका था। तब भाप वाले इंजन की जगह पर घोड़े इसको खींचने वाले थे और इसकी सारी तैयारी हो चुकी थी। पढ़ा है आपने? नहीं सर, इसके बारे 1834 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। बिहार में जाति आधारित सर्वे हुआ। यस सर। इसके किसी 3 लाभ के बारे में बताइए तो। सर बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है अभी, तो इसके 3 लाभ हैं। पहली चीज़ है कि सर गवर्नमेंट को जो रियल बेनिफिशियरीज हैं सोसाइटी में, उन सभी लोगों के बारे में पता चलेगी। दूसरा चीज़ इसका मतलब है कि अब तक 2023 के पहले तक बिहार की सरकारों को रियल बेनिफिशियरी के बारे में पता नहीं था। तो ये जो अरबों अरब रुपया खर्चा हो रहा था, कहाँ हो रहा था? सर गवर्नमेंट को इन सभी चीज़ों के बारे में पता था, लेकिन एक जो पब्लिक सेंट्रिक जो अप्रोच होता है, डेटा सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए गवर्नमेंट का, कि जो भी पॉलिसीज बने या फिर जो भी हमारी थिंक टैंक यूनिट्स, तो इसके लिए तो सीधी सीधी बात है कि जो जरूरत नीडी आदमी है उसको दिया जाए। जाति देखने की क्या आवश्यकता है? वो नीडी आदमी तो कोई भी जाति का हो सकता है। सर समाज में जैसे कि कुछ तबके होते हैं, जैसे कि जो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं, जैसे वो सोशली या फिर एजुकेशनली अगर बैकवर्ड होते हैं, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं। सर यहाँ पर इंटरप्शन मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुंह पर आ गया ये। हाँ बिल्कुल। आई शुड फायर शब्द में जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसलिए टेंशन मत लेना। अगर सरकार की यह नीति है कि जिन जिन बच्चों के शर्ट फटे हुए हैं उनको शर्ट मुहैया कराया जाए, तो क्या बच्चों के पास जाके पूछेंगे तुम कौन जात है, तब तुमको मैं शर्ट दूंगा? अरे जिसका फटा है उसको दो। जिसके पैरों में जूते नहीं उसको जूते दो। क्या पूछोगे कि तू चमार है, तू हरिजन है, तू ओबीसी है, ये पूछ के देंगे क्या? अब उसमें कोई गरीब ब्राह्मण है तो उसे आप ना देंगे? क्या ये सरकार जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है उसके अनुरूप है ये जातिगत जनगणना या नहीं है? या इसमें भेदभाव का अंश गंध आता है कि नहीं आता? आपके ओपिनियन क्या है? ध्यान रहे, जो ओपिनियन देंगे उसको आपको 3 तर्क से जस्टिफाई करना होगा। बताएं। सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी जातिगत जनगणना की जा रही है, इसके बेसिक सर इसके लॉन्ग टर्म इसके कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टैंड के रूप में इसे देखा जा सकता है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट को जो समाज के वैसे सेक्शंस के बारे में पता चल जाएगा जो एजुकेशनली या फिर सोसाइटी में बैकवर्ड हैं, इसके बारे में पता चल जाएगा। दूसरा है कि सर समाज में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में इसे हम देख सकते हैं कि जो बिहार का विकास होगा वो एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ होगा। और तीसरा कह सकते हैं कि सर समाज में उन सभी चीज़ों का मतलब हम लोग हटा सकते हैं। नहीं, आपकी तमाम बातों को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या अब तक बिहार की जो भी सरकारें आई हैं, है ना, उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था? तो ये अरबों रुपया कहाँ चला गया? सर गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में पता था, लेकिन जैसे जब पता था, आप दोनों बात बता रहे हैं, पता नहीं था। अगर पता था तो फिर जाति आधारित सर्वेक्षण की आवश्यकता क्यों थी? सर इससे पहले भी जाति आधारित जनगणना हुई थी। और कब हुई थी? सर 2011 के आसपास। नहीं, सवाल ही नहीं। सॉरी, 1931 के बाद जाति आधारित सर्वेक्षण अब हो रहा है। 90 साल के बाद ये समझ में आया कि हमने बहुत बड़ा मिस कर दिया। क्या इतना कह सकते ना भाई, बहुत पुराना डाटा था, तो डाटा को सुधार किया गया। चलिए एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी कंट्रोवर्सी मत आइए, समझे? कंट्रोवर्सी से बचिए। सही बात। अभी पिछले महीने में भारत के प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका और अपने मित्र, है ना, राष्ट्रपति बाइडेन महोदय के लिए वो एक विशेष उपहार ले गए थे। नाम सुना होगा, अखबारों में पत्रिकाओं में आया था, दृष्ट सहस्त्र चंद्रो। उस उपहार का नाम क्या था? दृष्ट सहस्त्र चंद्रो। उपहार लेकर बड़े खुश हुए बाइडेन महोदय। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या ये उपहार मोदी जी अपने रूस के राष्ट्रपति पुतिन महोदय को भी दे सकते हैं या दे सकते थे?
सर उपहार को जहाँ तक देने की बात है सर, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस हो सर इसका कहीं सर इसका तो एक तात्पर्य ये हो सकता है कि सर उस देश से हमारा रिलेशन अच्छा हो, और दूसरा हो सकता है इसके सर देख सकते हैं कि जैसे नहीं, मैं इतने हल्के में नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि ये जो उपहार था उसका नाम था दृष्ट सहस्त्र चंद्रो। तो क्या ये उपहार जो बाइडेन को दिया गया, ये उपहार पुतिन महोदय को दिया जा सकता था? सर जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का अभी वार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो हिंसा की चीजें। चलिए ठीक है, हम समझ गए, आप वहां तक नहीं पहुंचे। इतिहास आपका विषय रहा है। इतिहास के किस व्यक्तित्व ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? सर इतिहास में मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित महात्मा गांधी ने किया है। अच्छा, महात्मा गांधी ने आपको प्रभावित किया। महात्मा गांधी की किन किन चीजों से आप प्रभावित हैं? सर महात्मा गांधी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि साफ सफाई को मेंटेन करना, स्वच्छता को बनाए रखना, और दूसरी की समाज में सभी को एक रूप से देखते थे और समाज के विकास की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता था, न कि किसी हिंसा की तरफ ज़्यादा। तो इन जितनी विशेषताएं बताए, इन विशेषताओं के साथ तो बहुत सारे लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, फिर गांधी जी ही क्यों? सर गांधी जी के अंदर कुछ ऐसी स्पेशली विशेषताएं थी, जैसे कि प्रमुख रूप से कहा जा सकता है कि उनके अंदर एक तो अहिंसा की थी, और फिर एक अच्छे लीडर के रूप में। आप अहिंसा कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी अहिंसा की नीति कहाँ चली गई जब उन्होंने करो और मरो का नारा दिया? सर आज़ादी के लिए सर सबसे पहले सर महात्मा गांधी की जो पॉलिसीज थी वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, फिर उसके बाद सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, और ये कैसे कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से शुरू हुआ? सर चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का पहला प्रयोगशाला था, और सब जानते हैं, आप इतिहास के छात्र हैं, कैसे बोल सकते हैं? सर तो चंपारण सत्याग्रह में तिनकठिया कानून को उन्होंने समाप्त करवाया था, समाज के बहुत बड़े वर्ग को उन्होंने मुक्ति दिलाई थी उस समस्या से। सर उनके मूवमेंट को स्टार्ट करने का जो एक तरीका होता है, जैसे कि सबसे पहले कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करें जिसमें असहयोग करें, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर और तब अगर उस स्तर तक नहीं हो पाता है तब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे उन्होंने मतलब अंतिम जब वो अस्त्र था उनका कि बोले कि करो या फिर मरो का नारा दिए। तो फिर ये अहिंसक शब्द कहाँ हो गया? अहिंसक तो फिर बहुत लोग रहे। सर उन्होंने ऐसा ये नहीं कहा था कि अहिंसा करो, लेकिन ये कहा था कि ये भी तो नहीं कहा था कि हिंसा मत करो, कहा था कि हिंसा मत करो? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। उन्होंने करो मरो का नारा दिया। गांधी जी के बारे में कहते, गांधी जी ने खुद कांग्रेस में एक बार कहा था कि मैं हिंदुस्तान की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये गांधी जी का अहम भी दिखाई पड़ता है। सर जैसे कांग्रेस आधुनिक भारत में एक मजबूत संस्था बनती हुई उभर रही थी, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को ये लगा कि अगर मतलब जैसे इनका जो प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो उसे मतलब रोकने के लिए कह सकते हैं, या फिर इस तरह की चीजों को एक मतलब नहीं, तो ऐसा उदाहरण एक बार नहीं है। आपने एक त्रिपुरी संकट पढ़ा होगा। यस सर। उस समय भी यही हुआ था कि भाई सुभाष बोस पहले चुन के आ गए थे, एक बार अध्यक्ष बन गए, दोबारा जब अध्यक्ष पर खड़े हुए तो ये उनको नागवार गुजरा। वो जानते थे कि हम सुभाष बोस के सामने खड़े होंगे तो हार जाएंगे, तो उन्होंने अपने मित्र पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया, वो हार गए। तो ईगो तो गांधी जी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। ये तो इतिहासकारों की करामात है कि उनको भगवान का दर्जा दे के सामने सजा दिया, नहीं तो गांधी जी के समकक्ष बहुत लोग हैं जिनको स्थान मिलना चाहिए था। सर गांधी जी के जैसे और भी सब बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनके अंदर जो गुण थी कि लोगों को एकजुट। चलिए ठीक है, आपके वो आदर्श हैं तो स्वाभाविक है कि मैं जानना चाहता कि जो आदर्श है वो ईश्वर का दर्जा पाने के लायक है या वो भी त्रुटि युक्त है? सर ईश्वर एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग उनके साथ आइडियलिटी को जोड़ते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि सर इंसान के रूप में किसी भी लोग के अंदर खामियां ना हो या फिर। चलिए ठीक, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हैं? तो आपको कैसा फील हुआ, कैसा परफॉर्मेंस आपने किया? सेल्फ असेसमेंट पर लेकर के बताएं। सर मुझे लगता है कि सर मैं अभी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, क्योंकि सर थोड़ा सा मतलब इसको मैं एक रीज़न नहीं दूंगा, लेकिन मैं ट्रेवल करके रात भर मतलब कंटिन्यू आया था। अच्छा, थोड़ा मतलब सर मैं सर्विस में था तो डायरेक्ट पढ़ के नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है ये है कि क्वेश्चन को समझना। इसके लिए आदमी पढ़ता नहीं है कि हम क्या क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, उसको नहीं समझिएगा तो फिर आंसर तो गलत होना ही ना है। जैसे कितना सुंदर सवाल था, जैसे सनातन क्या का मतलब क्या है, अब सनातन का मतलब क्या है उसमें आप बहुत चीज जाइएगा, वो सिंपल बातें पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन को समझिए।
आप वो हिंदू समझना धर्म बहुत से जरूरी आते हैं ना, यस सर। तो हिंदू कहते हैं हिंदू सनातन धर्म है, और आप कहते हैं मैं हिंदू हूं। आपको तो जानना चाहिए सनातन का मतलब क्या है। सनातन का सीधा मतलब है जो हमेशा उपस्थित हो, ऑलवेज प्रेजेंट हो, कभी जो पास्ट ना हो। हिंदू धर्म का ना भी हो तो सनातन तो शब्द है ना भाई। सनातन शब्द है, सत्य सनातन है। हाँ, अगर हिंदी आप पढ़ते हैं तो इसका सनातन का मतलब समय का जो प्रवाह है वो उसको धूमिल या नष्ट न कर सके, यही सनातन है। शाश्वत का समानार्थी है सनातन, बना भी रहेगा और हमेशा वर्तमान के अनुरूप उसका रिलेवेंस बना रहेगा, यही सनातन है। हमेशा से आया हमेशा रहेगा, हमेशा ये रहेगा, सिंपल ऑलवेज रिलेवेंट, और वो धर्म हो चाहे जो हो, कुछ भी हो। उसको इसलिए मतलब शब्द के मामले में कभी कभी डिक्शनरी भी देख लीजिए, बिल्कुल बहुत शब्द चल रहा हो, प्रचलित हो गया हो, अक्सर चर्चा होती हो, डिबेट में आता हो, तो एक बार देखिए कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। चलिए सर बताएं। ठीक है। बाकी एक जब आप इन किए ना राहुल, तो वीडियो देखिएगा, आपके जो अभिवादन करने का तरीका था बहुत प्रॉपर नहीं था। आप हाथ पीछे किए हुए थे ऐसे, है ना कि सर आए। जब आप बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में सब लोग सीनियर होते हैं और बोर्ड में सबको विश करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में जो बीच में बैठे व्यक्ति हैं वही चेयरमैन होते हैं, है ना, उनको विश करके। और चलो को अगर आप नमस्कार, देखिए बिहार की संस्कृति है ना, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, या हाथ पीछे नहीं करना। आप आइए बोर्ड को, है ना, हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए, प्रणाम, जो नमस्कार कहना चाहते हैं, है ना, कहिए, और एक बार सबको देख लीजिए। वीडियो में देखिएगा, आपको खुद महसूस होगा ना, इसको चेंज कीजिएगा, ये अच्छा तरीका नहीं है। बाकी आपका सब सर ने बता दिया है, बहुत बढ़िया है ना। तो चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़। कब है इंटरव्यू आपका? सर 18 अक्टूबर। 18 को है ना, समय आपका है आपके पास। आप एक बार और ये सब दे interview दीजिए, इसमें मैंने बना दिया है कि कौन कौन सब हेड्स हो सकते हैं, तो एक बार उस हिसाब से वो देख लेंगे। ठीक है ना। तो इसको आप जो है तैयार कर लीजिएगा, एक आध इंटरव्यू और दे दीजिएगा, है ना। बाकी बढ़िया है, आपका ऐसा नहीं है ना, खुद आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप थके हुए थे थोड़े। एक्सप्रेशन बढ़िया है, बाकी सब अच्छा है, कॉन्फिडेंस वगैरह में ठीक है, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो सब बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन का अपने आप ही उलझा देते हैं। क्वेश्चन का आंसर देने में जितना दिन बोलना चाहिए उससे जहाँ तक मटेरियल जोड़ देते हैं उसमें आप, और उलझ जाता है क्वेश्चन, डाइवर्ट हो जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए ना। राहुल, जूता चेंज होना चाहिए। सर वही बता रहे थे सर, लखनऊ से डायरेक्ट यहीं आते हैं, यही हाँ नहीं, मतलब वही बता रहे आपको, सर ब्लेजर वगैरह है, ब्लेजर टाई सब कुछ सब ठीक है ना, बढ़िया है। हाँ, वो ठीक। फॉर्मल सब सूट ले लिए सर। ठीक है, बाकी बहुत बढ़िया है। हाँ सर, घर से लेकिन मतलब जैसे आते हैं ना तो लेकर सोचे ठीक। कि हाँ, एक बार ना पूरे ड्रेस कोड में दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, उत्तर जब दें ना तो छोटा करके बोलिए, जितना लंबा बोलिएगा ना तो उसमें अलग अलग बगल से जगह मिलेगा नए क्वेश्चंस रेज करने का, इसलिए टू द पॉइंट प्रिसाइज आंसर दीजिए। तो इससे होगा क्या ना कि बस तुरंत अगले क्वेश्चन पर आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।